कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी एक व्यापारिक समूह पर छापा पड़ा, ये पहली बार नहीं है मध्य प्रदेश में संजय जी। चैलेंज देने वाला नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ इशारों में कमेंट जरूर कर देते हैं, लेकिन ये तो खुली चुनौती जनता से पूछना मोदी को दोबारा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, घटा के मुझको वो गिनती में रह नहीं सकता। क्या बात है। शिवराज सिंह जी का ये गत केवल एक सवाल पे हो गया कि उन्होंने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए मोदी जी को। दूसरा मुद्दा, क्या शिवराज इतनी कॉपी करते हैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए तो वो भी ऋषिकेश पे चिंतन मनन करने लगे। ये क्या है, खेल क्या है ये? तो शिवराज जी नरेंद्र मोदी को ये संदेश दे रहे हैं कि मुझे घटा के आप भी गिनती में नहीं रहोगे। कि जैसा सिंधिया को लाके बहुत गलत किया, और अगर शिवराज को नहीं बनाया तो मोदी जी को डर है कि शिवराज भी एक धड़ा तोड़कर पार्ट 2 सिंधिया ना कर दें, कि खेल ना कर दें। लेकिन इतनी उनमें दम नहीं कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुकाबला कर लें। उमा भारती की नाराजगी, जो स्टेटमेंट पिछड़ों का, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता का पिछड़े नेता का साइड लाइन करना, ये पूरा मैसेज क्या खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मध्य प्रदेश में आया हुआ हूं, कई जगह घूमा, गांव में गया, देहात में गया, बाजार में गया, तापमान जानने की कोशिश कर रहा था कि मध्य प्रदेश चाहता क्या है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किसका दांव लगेगा, किसकी बाजी लगेगी। फिर आया भोपाल में, और आज मैं भोपाल में आपके उन बड़े पत्रकारों से मिलवाना चाह रहा हूं जिन्होंने सालों से, एक दशक तक पत्रकारिता में अपनी आवाज़ बहुत बुलंद की है। ये लोग ऐसे हैं जिनको पूरा देश जानता है, और अगर आपको मध्य प्रदेश की राजनीति की ABCD भी जाननी है तो आपको इनको सुनना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए और इनको समझना चाहिए। परिचय कराता हूँ, मेरे साथ राकेश पाठक जी हैं, और राकेश पाठक जी को आप हम लोगों के चैनल पर देखते रहते हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न भारत में लंबे समय तक उन्होंने काम किया, कई किताबें लिखी। और पाठक जी का एक परिचय सबसे अच्छा ये है कि केवल पत्रकार ही नहीं है, एक्टिविस्ट भी हैं। अगर कहीं नैतिकता, मूल्यों की बात आती है तो फिर लड़ते हैं। गांधी जी के आश्रम पर जब गुजरात में 5 स्टार होटल जैसा महल बनाने की सोची तो राकेश पाठक जी विरोध करने वहाँ तक पहुँच गए। पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन गांधीवादी मूल्यों के लिए लड़ते रहते हैं। मनोज सिन्हा जो राज्यपाल थे, उन्होंने गांधी जी के लिए एक अमर्यादित टिप्पणी करी तो राकेश पाठक जी कोर्ट तक पहुंच गए, नोटिस जारी कर दिए गए गवर्नर के लिए। तो ऐसे एक योद्धा के तौर पे बहुत बहादुर पत्रकार राकेश पाठक जी। अरुण दीक्षित जी हैं, उत्तर प्रदेश में नवभारत टाइम्स के संपादक रहे, 30-35 साल से लगातार पत्रकारिता का बहुत अनुभव, भोपाल में हैं, स्थित हैं, और बहुत शानदार पत्रकार, मध्य प्रदेश के एक ऐसे बहादुर पत्रकार जिनकी लेखनी का पूरा देश लोहा मानता है। जी हैं मेरे साथ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे समय तक ABP, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में काम किया। और आप संजीव जी से तो परिचय है ही आपका, 4 PM के स्थानीय संपादक। तो आज मैं इन सीनियर जर्नलिस्टों से मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं इतने दिनों तक घूमा, क्या तापमान है। और एक बड़ी खबर ये आई थी कि मध्य प्रदेश में ट्राइडेंट ग्रुप पे इनकम टैक्स से छापे पड़े हैं। उधर दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी के करीबी एक पार्षद के यहाँ ED पहुंची है। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्राइडेंट ग्रुप मुख्यमंत्री जी के करीबी लोगों का बताया जाता है, मुख्यमंत्री जी उनके प्रोग्राम में जाते रहते थे। ऐसे पे BJP के अपने लोगों के छापे ये पहली बार मध्य प्रदेश में सुना, क्योंकि जहाँ चुनाव होते हैं छापे वहाँ विपक्ष के यहाँ पड़ते हैं। तो शुरुआत करूँगा पहले राकेश जी से। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए, और लोग जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। देखिए संजय, आप मध्य प्रदेश में आए, आपका स्वागत है हम सब की तरफ से। आपने गांव, शहर, कस्बा, देहात सब कवर कर लिया है, और मुझे लगता है कि आपने मध्य प्रदेश की नब्ज पर हाथ रखकर उसकी धड़कन को सुन लिया है। धड़कन फ़िलहाल ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में BJP के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने अंतर विरोधों से जिस तरह जूझ रही है, जिस तरह के असंतोष का सामना उसे करना पड़ रहा है, वैसा अंतर विरोध कांग्रेस में नहीं है। अगर हम प्रत्याशियों की सूची पर नज़र डालें, कांग्रेस ने सिर्फ एक सूची अब तक जारी की 144 लोगों की, BJP 4 सूचियां जारी कर चुकी 136 प्रत्याशियों की।
लेकिन जिस तरह का असंतोष, जिस तरह की बगावत, जिस तरह की भगदड़ बीजेपी में मची, वैसा असंतोष कांग्रेस की पहली सूची के बाद देखने को नहीं मिला। यद्यपि मैं आपके चैनल पर भी और सब चैनलों पर कहता रहा हूं कि जब कांग्रेस की सूची आएगी तब थोड़ी भगदड़ मचेगी, पर वो जो थोड़ी शब्द था वही इस वक्त दिखाई दे रहा है कि बहुत कम लोग कांग्रेस छोड़कर गए और कोई बड़े नाम सामने नहीं आए हैं। लेकिन बीजेपी में तो वर्तमान विधायक छोड़ चुके, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष इत्यादि इत्यादि। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अगले 30 दिन, अब आज 17 तारीख हो गई, सिर्फ 30 ही दिन है मतदान में, काफ़ी अभी अंतर विरोधों से जूझना है। और जो आपने एक संकेत में अभी कहा कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी एक व्यापारिक समूह पर छापा पड़ा, ये पहली बार नहीं है मध्य प्रदेश में संजय जी। कुछ दिनों पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, यहाँ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है दिलीप बिल्डकॉन, उनके साथ शिवराज सिंह की मित्रता, जो दिलीप रघुवंशी जी हैं, सूर्यवंशी, दिलीप सूर्यवंशी, वो भी जग जाहिर है। उनके यहाँ भी बहुत बड़ा छापा पड़ चुका। उनके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। यानी शिवराज सिंह जी के ऊपर वक्र दृष्टि माननीय मोदी जी और माननीय शाह जी की हमेशा से बनी आई है। और अब जो शिवराज सिंह ने तेवर दिखाए, जो उन्होंने जबलपुर की सभा में ये पूछ लिया कि मोदी जी पीएम फिर से बनना चाहिए कि नहीं, ये सवाल पूछना अमृतकाल में एक तरह से अपराध था। तो मुझे लगता है इसकी सज़ा शिवराज सिंह को भुगतनी पड़ रही है कि न वे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और न उनका नाम प्रधानमंत्री मंचों से ले रहे हैं। तो दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला अभी आगे। कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत सिर फुटबल है, जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सामने आई थी, लेकिन आज उन्होंने उसको मंच पर हास प्रयास के रूप में बता दिया कि विष पान करने के लिए दिग्विजय सिंह है, मेरी तरफ से सारी गालियां खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को दे रखा है और दिग्विजय सिंह सहर से स्वीकार करते हैं। जी क्या लग रहा है दीक्षित जी, आपको क्या लग रहा है कि ये मेरी पत्रकारिता में तो सालों से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के नेताओं का, और वो भी जिसका नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया जा रहा है, उनके करीबी के यहाँ छापे वहाँ पे, ये सब कहानी चल क्या रही है? देखिए क्या है, जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो बुधनी में जो शिवराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ उसका सबसे बड़ा बेस है और शिवराज सिंह ही उसको लेके आए थे। तो जैसा कि घोषित है, बुधनी में उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बड़ा एरिया दिया है। तो जो प्रेम संबंध, रागात्मक संबंध और हर तरह के संबंध इन्वर्टेड कॉमा में आप समझे वो हैं। तो ये जो हुआ है, जो अभी राकेश भाई ने कहा, शिवराज सिंह चौहान को ताकत कब मिली? शिवराज सिंह चौहान पर हमला शुरू हुआ था जून में, जब पहली बार दिल्ली का इधर देखना हुआ और उन्होंने तय किया कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। सबसे पहले अमित शाह आए, चूंकि सुपर पावर वही है, मोदी जी तो दूसरी तरफ व्यस्त रहते हैं। उन्होंने यहाँ आके सभी नेताओं को, आमतौर पर जब वो निजी बातचीत करते हैं तो आप ये देखिए, 2018 में मैंने उनको सुना था, जब वो सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी सब नेताओं के सामने बैठे थे तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो बाप है, मतलब वो जो उनके बाप से भी बड़ी उम्र के थे उनको वो ज्ञान दे रहे थे। तो अब जो बराबर वाले हैं उनको तो वो सुनते ही नहीं है। जब उन्होंने आके कहा कि नहीं, अब मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व, दिल्ली में मोदी जी का नेतृत्व। उसके बाद जून में, जुलाई में, अगस्त जब आया तब उन्होंने, मीडिया ने पूछा तब टाल गए वो। सितंबर में मेरी बात जो चुनाव प्रभारी थे, प्रत्याशी हैं, नरेंद्र तोमर से हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये बताओ, मैं 2093 से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश को, बिना दूल्हे की बारात तो कभी नहीं रही, और आपकी 2023-3 में, 8 में, 13 में, 18 में सब जगह दूल्हा था, अब बिना दूल्हे की बारात था। तो वो नरेंद्र तोमर जो शिवराज सिंह के साथ काम करके बड़े हुए, उन्होंने कहा मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें अध्यक्ष के हाथ में, कुछ चीज़ें संसदीय बोर्ड के हाथ में हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए। अब यहाँ के इसके बाद क्या हुआ, 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी भोपाल में थे, 10 लाख बूथ विस्तारक लाने की बात थी, हालांकि 1.5-2 लाख लोग आए थे। उनके सामने 55 मिनट नरेंद्र मोदी बोले। आप सोचिए, शिवराज सिंह एक फूल देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए प्रधानमंत्री को मंच पे, जब लाखों को लोग देख रहे थे, एक फूल नहीं, सिर्फ नरेंद्र तोमर ने फूल दिया था। उसके आगे उन्होंने ना लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, ना लाडली बहना योजना की बात की। मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अपनी योजना है। मतलब वो शौचालय तक तो पहुंच गए, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी कार्यक्रम की उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह की तरफ देखा नहीं।
इसके ठीक 10 दिन बाद, नाम भी नहीं लिया शिवराज। नहीं नाम नहीं, जिक्र नहीं है, जिक्र ही नहीं किया। जिक्र मुख्यमंत्री जैसा। और एक और बात, वो भी 18 साल का पुराना नहीं, एक और बात बता दूं, शिवराज सिंह 90 में विधायक चुने गए थे, नरेंद्र मोदी तो 2002 में मुख्यमंत्री बाद चुने गए। वो उसके बाद विधायक सांसद बने और 2005 में सांसदी छोड़ के आए। तो एक आदमी जिसको 2014 में लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा किया था, और भोपाल गवाह है, राकेश ने भी देखा था, पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, लेकिन वो होर्डिंग थोड़ी देर में ही उतर गए थे जैसे ही नरेंद्र मोदी का डिक्लेरेशन हुआ और आडवाणी पीछे हुए। तो जो बात चल रही थी, जब आके 25 को ये कर गए, उसके बाद 2 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश आए नरेंद्र मोदी, 5 को जबलपुर आए। जबलपुर में उन्होंने फिर वही किया। तब शिवराज सिंह ने कहा, बताओ मेरी सरकार कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं चलनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। लेकिन इसके अगले दिन वो जो सवाल पूछ लिया, अगले दिन ढिंडोरी में उन्होंने बाकायदा सीधे कहा, वहाँ जबलपुर में ये नहीं कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वहाँ लाडली बहनों का सम्मेलन था, उन्होंने कहा मेरी सरकार अच्छी है कि बुरी है, उनके पैटर्न पे ही बात कर रहा हूँ। जवाब क्या आया पता नहीं, बोले सरकार फिर से बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए नहीं, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पूरा बॉडी दुबले पूरे हिल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने धीरे से पूछा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये गड़बड़ कर गए। इसके आगे का डायलॉग है जो सबसे अहम है, उन्होंने कहा था कि जो मेरा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा। बस यही ये उस सभा का वो ये है मर में। तो दीक्षित जी, रिटर्न गिफ्ट में इनकम टैक्स के छापे पड़ गए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई, आपने इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ऐसी उलझी हुई राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी को इनडायरेक्ट वे में चैलेंज देने वाला नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ इशारों में कमेंट जरूर कर देते हैं, लेकिन ये तो खुली चुनौती जनता से पूछना, मोदी को दोबारा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये जो छापे हैं, जो ईडी है, चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान को इतना किनारे किया जा रहा है, फिर नतीजा क्या होगा? ये बीजेपी ने, मुझे लगता है, कैलकुलेशंस किए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी आप हम सबसे ज़्यादा तेज है माना जाता है उनको। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उनके जहन में वो सारे कैलकुलेशंस होंगे कि अभी बात चल रही थी 18 साल 16.5 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया शिवराज सिंह जी ने, और अगर बीजेपी उनको एकदम विड्रॉ कर लेगी तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम को कौन भरेगा? मुझे लगता है बीजेपी ने ये भी गुणा भाग किया, बिल्कुल क्या होगा। और देखिए, अभी जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें एक ही चेहरा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने कोशिश करी थी कि शिवराज सिंह चौहान जी को उससे अलग किया जाए। उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया था पत्रकार वार्ता में कि उनका क्या रोल रहेगा, क्योंकि पिछली जो जन आशीर्वाद यात्राएँ रहीं उसमें वही स्पीयर हेड रहते थे, वही लीड करते थे। तो इस बार उनसे पूछा गया, जब बीजेपी के नेताओं से यात्रा होने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, कि उनका क्या रोल रहेगा, तो उन्होंने बोला आधे दिन रहेंगे। अच्छा। लेकिन फैक्ट ये रहा कि जब दूसरे दिन अखबारों में खबरें छपती थी, अच्छा, उसमें उनसे ये भी पूछा गया कि और कौन लोग रहेंगे, तो उन्होंने पूरे बीजेपी के नेताओं के नाम बताया कि जितने भी बड़े नेता हैं वो सब रहेंगे। अश्विनी वैष्णव जी रहेंगे, जो कि यहाँ पर जो सह प्रभारी हैं, भूपेंद्र यादव जी जो प्रभारी हैं वगैरह वगैरह, सिंधिया जी, तोमर जी। लेकिन जब अखबारों में खबर छपती थी तो एक ही व्यक्ति की छपती थी, तो शिवराज जी की छपती थी, वही चेहरा छपता था। अभी भी लगातार, जो कल तक शिवराज जी ही कैंपेन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि उनको विड्रॉ किया जाए, जो भी अभी बातें हुई कि उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, लेकिन वो अपनी तरीके से काम कर रही, आगे बढ़ा। एक डायरेक्ट ये नहीं बोला गया था कि भाई आप पीछे जाइए, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है मध्य प्रदेश में कि जो एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है मध्य प्रदेश में बीजेपी का, उसके एक बहुत बड़े कारण बीजेपी नेताओं का खुद का मानना है, उनके सर्वेस का मानना है कि वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और इसीलिए शायद उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी। तो अब जब से ये सुबह से छापों की खबर आ रही है, तो बीजेपी के पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में तरीका वही है कि जिसको साइलेंट करना उसको उसके साथ इनकम टैक्स और सीबीआईडी लगा दो। तो अब ये देखना है कि क्या उसका असर होगा। अच्छा, बीजेपी के वर्कर्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हमारे यहाँ ही नेताओं के यहाँ ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। बिल्कुल है ना, मायूसी तो आई जाएगी। बीजेपी के वर्कर्स में तो वैसे भी मायूसी है, जो कोशिश की जा रही है कि बार बार की, देखिए, जब मोदी जी आए थे, अरुण जी ने और राकेश भाई ने बताया कि वो महासम्मेलन हुआ था, इसको कार्यकर्ता कुंभ बोला गया था। तो वो कार्यकर्ता कुंभ जब हुआ था, तो उसको
उसको कार्यकर्ता कुंभ बोला गया था। अभी कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, उन्होंने शक्ति सम्मेलनों की बात करी है कि मध्य प्रदेश में वर्कर्स के शक्ति सम्मेलन, तो शक्ति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति है उनके हिसाब से वर्कर्स, तो वर्कर्स तो वैसे भी थोड़ा सा मायूस है, हाँ उतना ऊर्जित नहीं है, और उसको बार बार कोशिश की जा रही है कि उसमें एंथुसियाज्म भरा जाए। हाँ, इन माहौल में तो इस माहौल में इसमें तो नेचुरली असर पड़ जाएगा, विपरीत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संदेश जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। संजय जी, बड़ी चौंकाने वाली खबर थी, आपने ब्रेक करी और मैं भी हैरान हो गया। ये इस घटना का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, नौकरशाही है, पॉलिटिशियंस जितने हैं, उनको ये मैसेज जब जाएगा कि CBI आ गई पास में, इनकम टैक्स आ गया पास में, ED आ गया पास में, तो नौकरशाही तो बहुत तेज़ी से टर्न होती है। शिवराज सिंह जी का ये गत केवल एक सवाल पे हो गया कि उन्होंने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए मोदी जी को। बेशक मुझे लगता है कि वो कहीं वो फाउल कर गए। जो शिवराज सिंह चौहान का जो तासीर है, वो तासीर से कुछ इतर सा लगा। वो बहुत कूल टाइप के भी रहते हैं, और वो इतना खुलकर कभी बोलते नहीं, खासकर अपने नेतृत्व को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया। तो जिस दिन सवाल उठा था, हमने उस दिन कहा था, हम लोगों की डिस्कशन में हमने इस चीज़ को उठाया था कि उनकी तासीर से अलग, और इसमें उनको नुकसान कहीं ना कहीं आगे होगा। लेकिन मैंने उस दिन भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं पीछे कुछ बैकअप की भी संभावना रहती है। उससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो स्वभाव है, थोड़ा भीरू किस्म के, हम तो बहुत क्लियर बोलते हैं कि थोड़ा भीरूता है उनमें, वो इतने मुखर नहीं रहे कभी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब उन्होंने जब किया, और ये चीज़ें जो हुई हैं, अभी तो देखिए एक पक्ष आया है ना, अभी तो अब ऐसा नहीं लगता कि जब वो उतरे थे, जो उन्होंने बोला है, उनके निहितार्थ तो उन्होंने नहीं सोच के बोले होंगे कि वो बोल रहे हैं। बोलने के पहले 50 बार उन्होंने सोचा कि मैं ये बोल रहा हूँ, इसके क्या क्या रिपरकशन होने वाले हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब अगली बारी हमको देखना होगा शिवराज इसके जवाब उनकी तरफ से क्या था। अभी तक इस वक्त तक कोई उस छापे पे तो और बोलना इस समय छापे पे तो क्या ही बोलेंगे, बोलना भी उचित नहीं। दूसरी, आपने जो कार्यकर्ताओं का डिमोरलाइज होने की बात करते हैं, कार्यकर्ता तो वैसे ही डिमोरलाइज है। यहाँ जो बहुत सारे फैक्टर है, उसमें सिंधिया का एक बड़ा फैक्टर है। सिंधिया के आने के बाद से बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में गत है, इस वक्त जो जिस कठिनाई से गुजर रही, उसकी बहुत बड़ी वजह वो 2020 में जो उन्होंने सिंधिया से हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तभी ये हो गया था कि ये शायद विनाश वाली विपरीत बुद्धि जैसा हालत है कि इन्होंने अब पटकनी दे दी है, आगे इनको कठिनाई होगी। तो कुछ एक दृश्य वो है, टिकटों का जो वितरण है, टिकटों के वितरण में आप देखिए जो चौथी सूची आई है, चौथी सूची में स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि उन लोगों को टिकट दिए गए जो कमजोर कड़ियाँ थी, जिनके की निकल के आ रहा था, सारे लोगों को देना पड़ा है। तो वो जो शिवराज का जो बयान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसका एक ऐसा नज़र आया जब चौथी सूची आई कि एक भय वो। और दूसरी चीज़ ये देखिए, मध्य प्रदेश से आवाज़ उठने का क्रम उमा भारती से थोड़ा सा शुरू हुआ था। उमा भारती ने एक वो जब महिला आरक्षण बिल आया था, तो उन्होंने बड़ा प्यार से पेंच फंसाया था। आज सुबह ट्वीट भी किया उन्होंने। आज फिर लिस्ट पे एक ट्वीट, बहुत उनका रिमार्केबल ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो सूचियां आ रही हैं, उसमें जिस तरीके से आप जीत उचित नहीं होना के इशारों में कहा है कि कार्यकर्ताओं जो हमारे खांटी लोग हैं उपेक्षा हो रही, तो वो भी कहीं एक ये नुकसान पहुंचाने वाली संभावनाएं दिखती। तीसरी चीज़ देखिए, अब जब शिवराज ने जो जिस तरीके से यहाँ सवाल उठाया है, इसके बाद बहुत सारे लोग, एक लक्ष्मी नारायण यादव हैं जो सागर से पूर्व सांसद थे, अभी 19 तक वो सांसद थे, उन्होंने तो खुलेआम कहा है, डिक्टेटर कहा है, मोदी और शाह का उन्होंने डिक्टेटर कहा, उन्होंने अंधा और बहरा कहकर फिर उनके बेटे ने पार्टी छोड़ दी। अपने बेटे का टिकट चाहता, उनका उसका स्वार्थ था, बेटे को टिकट, हमने इसको भी रिपोर्ट किया था। तो अब आवाज जब मध्य प्रदेश से उठी है, तो धीरे आवाज बढ़ती चली आगे और बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। राकेश जी, दो बड़ी बात है। एक तो जब बिहार से बात उठी कि जाति जनगणना, और शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति का एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और जब पिछड़ों को हक की बात पूरे देश में उठ रही है, कई बड़े राज्य प्रभावित हो रहे हैं पिछड़ी जाति के से, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को किनारे करके पिछड़ी जातियों की नाराजगी पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, क्या शिवराज इतनी कॉपी करते हैं? हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए तो वो भी ऋषिकेश पे चिंतन मनन करने लगे। ये क्या है, खेल क्या है ये? नहीं, मैं पहले आपके इस वाले दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दूं। शिवराज जी उनको कॉपी नहीं करते, लेकिन शिवराज जी नरेंद्र मोदी को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। जिस 25 सितंबर की सभा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया मोदी जी ने, उसमें अपने स्वागत भाषण में शिवराज सिंह ने कहा था कि ईश्वर की दी हुई अनूठी नेमत है नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहा था कि वे भगवान राम हैं। तो ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जिसमें वे नरेंद्र मोदी को बिल्कुल ईश्वरीय अवतार न मानते हों। तो उन्हें कॉपी तो नहीं करते,
लेकिन हाँ कुछ प्रेरणाएं उनसे लेते हैं। बड़ा अच्छा सीन था वो, एक शिला पर बैठकर डायरी में लिख रहे थे। मैंने सोचा कि डायरी में क्या लिख रहे थे, मैंने एक दो मित्रों से पूछा। मैं चूंकि कविताएं लिखता हूँ, मैंने सोचा शायद कविताएं लिख रहे होंगे। एक मेरा व्यापारी मित्र है, उसने कहा नहीं, हिसाब किताब लिख रहे थे कि भविष्य में जब ट्राइडेंट का हिसाब लिख रहे थे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता से पूछा, उसने कहा कि वे चुनाव के बाद की सीटों का आकलन डायरी में लिख रहे थे। हम नहीं जानते उसमें वे क्या लिख रहे थे, लेकिन वो एक दार्शनिक पहलू जैसा प्रस्तुत किया गया और ये भी संकेत दिया गया कि शिवराज सिंह चौहान हार मानने वाले नहीं हैं। आप टाइमलाइन देखिए, या अमित शाह के शब्दों में कहें तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। शिवराज सिंह चौहान की क्रोनोलॉजी ये बता रही है कि वे हार मारने वाले हैं नहीं मोदी शाह से। उनकी प्रतिक्रिया उनके मंची भाषणों से दिख रही है। जो अरुण सर ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, ये सारे संकेत इसी बात के हैं। और वहाँ से जो चिंतन मनन करके जब वे लौटे ऋषिकेश से, और उसके बाद तत्काल भोपाल में सड़कों पर उतर गए, उन्होंने रोड शो किए, ज़बरदस्त रैली वैली की। तो वे नरेंद्र मोदी को लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि मुझे किनारे करके आप मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकते, लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, घटा के मुझको वो गिनती में रह नहीं सकता। क्या बात है राकेश जी, आपके तो शेर भी बड़े जबरदस्त होते तो शिवराज जी नरेंद्र मोदी को ये संदेश दे रहे हैं कि मुझे घटा के आप भी गिनती में नहीं रहोगे। अच्छा, एक 2024 ज्यादा दूर नहीं है। राकेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आप बहुत बेहतर दे सकते हैं। आज सुबह शवड़कर सर ने एक ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री शायद सिंधिया के किसी स्कूल में आ रहे हैं। अगर स्कूल के कार्यक्रम में आते हैं वो, तो इसका संदेश जाना चाहिए कि सिंधिया को जो कम आंक रहे हैं वो कम नहीं हैं। आप सिंधिया के ऊपर किताब लिख रहे हैं और बड़ी धमाकेदार किताब आने वाली है, वो सुना है, जैसी चर्चाएं हैं। ये सिंधिया क्या बीजेपी के शिवराज के मुकाबले में अगले नेता हो सकते हैं? ये बाकी लाइन में कई सारे मुख्यमंत्री हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारा वो पहला आपका प्राथमिक प्रश्न छूट जाएगा, ओबीसी वाला। बहुत संक्षेप में उसे समेट देते हैं। आज की तारीख में इस देश में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता ओबीसी की बात किए बिना राजनीति में अब नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो पहल की है वो आगे चलकर बीजेपी को इतनी भारी पड़ने वाली है कि देर सबेर उन्हें भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गिनती करना जायज़ है और वाजिब है। शिवराज सिंह ओबीसी से आते हैं, उससे पहले वाले भी दो मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उमा भारती, वे भी ओबीसी थे। तो अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी शिवराज सिंह को दरकिनार करती है तो उसके खाते में से ओबीसी के वोट खिसक सकते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया। अब आपका प्रश्न था हमारे ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिज हाइनेस। श्रवण गर्ग जी का ट्वीट मैंने भी देखा था। उन्होंने पूछा था कि क्या सचमुच में आ रहे हैं, मैंने रीट्वीट किया, बताया कि आ रहे हैं। सिंधिया स्कूल का शताब्दी समारोह है, जहाँ तक मुझे स्मरण, स्थापना दिवस समारोह है, उसमें नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, सुनिश्चित है उनका आना। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया राजवंश के स्कूल में प्रधानमंत्री का आना क्या कोई राजनीतिक संकेत भी देगा, इसका आकलन करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी पिछले महीने भोपाल आए थे, तो यहाँ से साथ में विमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके गए थे। इस 25 सितंबर को नहीं, इससे पहले। अच्छा। चूँकि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी लगातार आ रहे हैं, बहुत बार आ चुके हैं, 2023-24 से अभी तक 34 बार आ चुके हैं और फिर आने वाले हैं 2014 से। जी, अब नरेंद्र मोदी का ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्कूल में जाना शिवराज सिंह और 10 मुख्यमंत्री पद के अन्य जो दावेदार हैं उन्हें क्या संकेत देगा, ये सोचने की बात है। ये बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। क्या मोदी शाह ये रिस्क ले सकते हैं चुनाव की ऐन बेला में कि किसी तरह से एक प्रकारांतर से कोई संकेत दे दें कि इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और अगर ऐसा कोई संकेत दिया तो उसकी दुधारी मार होगी। हो सकता है बीजेपी के भीतर जो शिवराज के कारण पहले से ही कार्यकर्ता दुखी है कि हमारे नेता को दरकिनार किया जा रहा है, और सिंधिया का अगर नाम किसी कोण से भी घोषित कर दिया या संकेत भी दे दिए तो बीजेपी को उसका ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वीकार्यता वैसी नहीं हो पाई है जैसी वे कोशिश कर रहे हैं। वे संघ कार्यकर्ताओं के घरों तक जा रहे हैं, वे कार्यकर्ता सम्मेलनों में खाना परस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तब तक पुराने बयान जारी हो जाते हैं। लेकिन तब तक पुराने बयान, अभी एक बयान आ गया उनका ट्विटर पे 2 दिन पहले, वो किसान कर्ज माफी का। एक तरफ उनका वो बयान है कि कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किए, और अगले ही सेकंड आपको सुनाई देता है वे कह रहे हैं इस देश में अगर किसी को सीखना चाहिए तो सोनिया गांधी से सीखिए किसान कर्ज माफी, हमारे नेता राहुल गांधी से सीखिए। तो ये सोशल मीडिया की दुनिया है, ये रक्त बीज है, इसमें से कोई कभी खत्म नहीं हो सकता।
जिस पर एक बार आपका भाषण, आपका कोई ट्वीट, कोई पोस्ट आ गई तो अजर अमर है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार पिछले 2 सालों से अपने पुराने बयानों की आग में झुलस रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दो चीजें जोड़ूंगा, बहुत अभी छोटी एक चीज हाँ। छूटी है तो उसी से कनेक्टेड है कि भले ही अभी जो शिवराज को लेकर जो आया कि उन्होंने सीधी चुनौती दी, लेकिन वो चुनौतियां देते रहे। दो चीजें छूटी हैं कि अगर गुजरात में उनकी प्रतिमा लगाई गई, आदि इनकी प्रतिमा लगाई गई पटेल साहब की, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा लगाई उन्होंने शंकराचार्य की। अगर आदि शंकराचार्य की, यदि वहां मंदिर बना बनारस में तो उन्होंने यहाँ महाकाल लोक न केवल बनवा दिया, उद्घाटन मोदी से कराया, साथ साथ और भी ऐसे कई लोग बना रहे हैं। और 51% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है, तो वो बड़ा आबादी है, तो वो कहीं नुकसान ये खतरा है। लेकिन वो जो महाकाल की मूर्ति बनाई थी 700 करोड़ वाली, वो एक तूफान में गिर गई। फिर उसके कितने 1100 करोड़ का है। और भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे सिंधिया की वाली बात सामने आई, मैं जबलपुर, रीवा, इस पूरे इलाके में घूमता हुआ आया। और जब आप पूरे में जाएं और करीब 10 लोग एक सवाल पूछें या एक बात कहें, इसका मतलब वो सवाल जन चर्चा में आता है। वो सवाल ये कहा गया कि जैसा सिंधिया को लाके बहुत गलत किया, और अगर शिवराज को नहीं बनाया तो मोदी जी को डर है कि शिवराज भी एक धड़ा तोड़कर पार्ट 2 सिंधिया ना कर दें, कहीं खेल ना कर दें। देखिए, मैं आपको पीछे ले चलूँगा। मध्य प्रदेश में मैं 30 साल से हूँ। 30 साल में एक बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, और तब विक्रम वर्मा के खिलाफ शिवराज सिंह चुनाव लड़े थे। डार्क हॉर्स कह लीजिए, छुपा रुस्तम कह लीजिए। तब कैलाश विजयवर्गीय और ये युवा टीम थी, तब इनके साथ खड़ी थी, राकेश भाई को याद होगा। और दूसरी चीज़ एक और है, जो 9 तारीख की शाम को एक दिन पहले कहा है, शिवराज सिंह ने खुद की तुलना फिनिक्स से की है। बोले मैं फिनिक्स पक्षी की तरह हूँ, मैं अपनी राख से पैदा होकर बाहर आऊँगा। इसका एक मतलब तो जो जनश्रुति है, जो ग्रीक मेथोडोलॉजी में माना जाता है कि पक्षी अकेला रहता है पूरी ज़िंदगी, तो आधा तो उस पर ठीक नहीं बैठता, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके साथ परिवार भी है और बाकी सब है। पर दूसरा ये है कि राख में से निकल के आऊँगा, ये मैसेज ये हमारे आपके लिए तो नहीं था, ना ही उन मुसलमानों के लिए जिनके इलाके में वो सो कर रहे थे। और तीसरी चीज़ और है, शिवराज सिंह की जो ताकत है, शिवराज सिंह ने पिछले लगभग 17 साल मध्य प्रदेश में, हम लोग भूल गए बात करना, बड़े बड़े घोटाले, व्यापम से लेके नर्मदा, पटवारी, डंपर, सारे घोटाले इनके कार्यकाल में हुए हैं। लेकिन सीबीआई ने भी इन्हें नहीं देखा। सब पर, दिग्विजय सिंह ने परिवार पर भी आरोप लगाए थे, हम उनको छोड़ देते हैं। हम दूसरी बात कहते हैं, ऐसी क्या वजह थी कि 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद भी चुने शिवराज गए, क्योंकि 2018 में शिवराज हार गए थे। उसकी वजह जो है कि शिवराज ने अपने कार्यकाल में संघ का इतना ख्याल रखा है कि आप भोपाल में घूमिए, आपको संघ की हर विधा की एक आलीशान इमारत, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें भोपाल में बनी हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जिले जिले में संघ के मकान बने हैं। जो संघ झोले में विश्वास रखता है, उसकी आलीशान इमारतें भोपाल में हैं आपको। और ये पक्की बात थी, जब पहली बार व्यापम उठा था तो संघ के बड़े पदाधिकारियों के नाम भी आए थे, उनके उस लिस्ट में नाम थे, चर्चा भी हुई थी। तो जब शिवराज ने जो है ना सबको बांटा है, और उस जब सबके पास प्रसाद पहुंचा है, तो सब मोदी नहीं कर रहे हैं काम, मोदी नहीं कर रहे हैं। मोदी संघ को मतलब अपमानित भी कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में भी पहली बार किया था, और लगातार शिवराज ने सबको गले लगाया है कि जब माल मिलेगा ज़्यादा तब होगा आधा आधा। तो जहाँ किसके पास कितना गया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबका ख्याल रखा है, सबको साथ लेके चले हैं। उसका भी असर है जो शिवराज सिंह ताकत पा रहे हैं, क्योंकि अकेले शिवराज सिंह ताकत नहीं ले सकते। हाँ, वो विनम्र जरूर हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन इतनी उनमें दम नहीं कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुकाबला कर लें। पर खड़े हुए हैं, सामने आए हैं, इसका मतलब यह है कि संजीवनी तो कहीं से मिल रही है। बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल साफ हो रही है सभी लोगों की बात से कि कहीं से कोई ऊर्जा तो मिल रही है, जो तन के खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी संदेशा भी दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ में लेकर राकेश भाई ने बताया, इनकम टैक्स के छापे भी आ गए। उमा भारती की नाराज़गी, जो स्टेटमेंट पिछड़ों का, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता का पिछड़े नेता का साइड लाइन करना, ये पूरा मैसेज क्या खतरनाक हो सकता है? देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ना कोई इक्वेशन बन रही है, कुछ ना समथिंग इज़ बीइंग कुक्ड जैसे बोलते हैं, वो हो रहा है। हालांकि उमा भारती जी और शिवराज सिंह जी के क्या इक्वेशन है ये सब जानते हैं। उमा भारती जी ने बोला कि मेरा, वो बोलते हैं मध्य प्रदेश में मेरा बच्चा किसी ने चुरा लिया, वो इन्हीं की ओर इशारा था।
और दोनों ओबीसी से आते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो जो पॉलिटिक्स दोस्ती या दुश्मनी होती है। तो ये सारी बातें सच हैं। और जिस तरीके से बीजेपी में अभी केंद्र में 2 लोग की सत्ता चल रही है, सब जानते हैं। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा दिल्ली में भी, और बहुत बड़ा धड़ा 5वीं लिस्ट, जो तीसरी लिस्ट आई है, चौथी लिस्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, नाराजगी है अंदर। नाराज़गी है। वो चुनाव के समय पहले ये नाराजगी तो बहुत बड़ा गुल खिला देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जब ये मैसेज जाता हो, अंदर क्या बात हुई किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब ये मैसेज गया है जनता में, उसका कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया है कि जिनको हैवीवेट्स को टिकट दिए गए, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, प्रहलाद जी हों, फग्गन सिंह कुलस्ते जी हों, उनमें से किसी को ये मालूम नहीं था कल तक। कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने तो बोला भी, कैलाश जी ने, कि भाई अरे मैं तो वो नरसिंहपुर सीट पे गया, प्रहलाद पटेल की, तो वहाँ पे लोग कह रहे थे ये तो एमपी कहीं की चुनाव लड़ने, यहाँ के वहाँ लोग तो कह रहे थे कि ऐसा ना ये भी हार जाए यहाँ से अपने विधायक भाई को। वो तो वक्त बताएगा कौन आ रहा है। लेकिन मैं जो बता रहा था आपको कि जो मुझे और कहनी जी 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 उमा भारती और शिवराज सिंह के संबंधों पर राकेश भाई और आप मेरे तीनों मित्र, जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, उसके बाद पहला चुनाव उन्होंने बड़ा मलहरा में लड़ाया था। वहाँ शिवराज सिंह ने, उनके आज कैबिनेट मंत्री हैं, और एसपी ने मिलकर जो किया था, उमा भारती जिस तरह से रोई थी कैमरे पे, और जितना उन्होंने जो कुछ बोला, सभी पॉलिटिक्स से बाहर हुई। बाद में उन्होंने पार्टी ख़त्म की, लौटी, लेकिन वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी नहीं लौटी हैं। वो झांसी से एमपी बनी, वो वहाँ से हमीरपुर जिले से विधायक बनी, लेकिन मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में उन्होंने ये जरूर कर लिया, हमें कल्याण सिंह की तरह अपने परिवार पर ध्यान देके अपने भतीजे को मंत्री बनवा लिया। वो हमेशा कुछ ना कुछ कहती हैं। उन्होंने शराबबंदी पर बात की, उन्होंने गोपालन पे बात की, गंगा पे, नर्मदा पे, सारी बातें करती हैं, लेकिन वो एक कदम बढ़ के पीछे हट जाती हैं। वो उन्हें अपनी जाति और अपने समाज के साथ साथ शिवराज को वो बड़ा भाई कहती हैं, शिवराज उन्हें बड़ी बहन कहते हैं। पर ये भाई बहन का रिश्ता अपने यहाँ बड़े तरह तरह के भाई बहन हैं, तरह तरह के हैं। रावण सुपर्णखा भी हैं, कंस और देवकी भी हैं, और ताड़का भी, सारे बहुत भाई बहन हैं सारे मध्य प्रदेश की राजनीति। मध्य प्रदेश में ये जो भाई बहन हैं, ये अपने आप में अनूठे हैं, इनके जैसा दूसरा नहीं कोई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक है। आखिर में संजीव भाई, आपका इस पूरे घटनाक्रम पे, पूरे राजनीति पे, पूरे माहौल पे पड़ला किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए, जो अभी तक स्थिति है, बेशक एज पर कांग्रेस, और आज देखिए, हम इसके बिना अधूरी रह जाएगी बात कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज डिक्लेयर हुआ है। उस मैनिफेस्टो में कई ऐसी घोषणाएं कांग्रेस की ओर से हुई हैं। अभी तक जो था एज बनी थी, और इस घोषणा पत्र में उन्होंने कई, जो चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला वर्ग हो या किसान हो, जो उनकी गारंटियाँ तो हैं ही हैं, गारंटियों के साथ साथ उन्होंने आज 4-5 चीज़ें नई कही हैं। कुछ जो यहाँ मध्य प्रदेश बहुत बड़ा तबका किसानी का है, किसानों को लेकर उन्होंने गेहूं और धान के मूल्य की बात की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो महिला वर्ग है उसको पैसे देने की बात की है। तो ओवरऑल जो गारंटियों के साथ जो कांग्रेस आ रही है, और फिर साथ साथ एक बड़ा उन्होंने जो दांव नया खेला है, जो राजस्थान की उनकी स्कीम है जो इंश्योरेंस स्कीम, उस इंश्योरेंस स्कीम को यहाँ लागू करने और ओल्ड पेंशन भी, पेंशन तो ही, ओल्ड पेंशन तो पहले से कोई, लेकिन उन्होंने आज नया एड ऑन हुआ है कि वो 25 लाख का बीमा मध्य प्रदेश में भी दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें अब शायद इसका तोड़ बीजेपी के लगे थे, उनका घोषणा पत्र क्या होगा उसको देखने वाली बात होगी। बीजेपी के जितनी घोषणाएं या दांव थे उसको बोथरा करने का प्रयास आज हुआ है। तो ये थे मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, और आप इस बात से सुनकर समझ गए होंगे कि मुकाबला कैसा होने जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसा लगातार पत्रकार लोग कह रहे थे कि ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव से, लोकसभा चुनाव से 4-5 महीने पहले ऐसी चुनौती मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य का मुख्यमंत्री पूछे, बताओ मोदी जी को चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को बनना चाहिए या ना बनना चाहिए। ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। चुनाव में एक वक्त रह गया है, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिएगा। कमेंट जरूर लिखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।